पकड़, भाग दो। उस रात के बाद घर ऊपर से सामान्य दिखता रहा, लेकिन कंचन ने नोटिस किया कि हेमा के फ़ोन पहले से ज़्यादा आने लगे थे और हर कॉल के बाद सास शोभा जी का चेहरा परेशान हो जाता था। एक दिन रसोई में चाय बनाते समय उसने सुना फ़ोन स्पीकर पर था और हेमा अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, आप लोग बहू पर इतना भरोसा मत किया करो। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी। अपना खून आखिर अपना होता है। कंचन ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे आदत थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ओम प्रकाश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी ज़्यादा लगेगा। घर लौटते ही माहौल भारी हो गया। विनय की नौकरी ठीक थी, लेकिन जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, इसलिए कुछ बच नहीं पाता था। सास शोभा जी रो रही थी। तभी हेमा भी अपने पति के साथ आ गई। बैठते ही हेमा ने लंबी सांस लेकर कहा, देखिए पापा, के इलाज में जो भी खर्च जरूरी होगा करेंगे, लेकिन एक बात पहले साफ हो जानी चाहिए। गांव वाली ज़मीन का फैसला अब कर लेना चाहिए। बाद में झगड़ा अच्छा नहीं लगता। ओम प्रकाश जी ने सिर उठाकर देखा। विनय की आंखें बदल गई और कंचन पहली बार समझ गई कि हेमा और उसका पति इतने दिनों से क्यों बेचैन थे। बीमारी शुरू हुई नहीं कि बात संपत्ति पर आ गई। हेमा तुरंत बोली, गलत क्या कह रहे हैं, सब साफ रहना चाहिए। सास शोभा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अभी तुम्हारे पापा बैठे हैं सामने। लेकिन हेमा रुकी नहीं। हम बस भविष्य की बात कर रहे हैं। वैसे भी आजकल घर किसके पैसों से चल रहा है सब जानते हैं। बाद में कोई एहसान न गिनाए। यह कहते हुए उसने सीधा कंचन की तरफ देखा। विनय कुर्सी से उठ गया। बस जीजी, बीमारी के बीच ज़मीन की बात करने में शर्म नहीं आई। हेमा भी खड़ी हो गई। सच बोल दिया तो बुरा लग गया। तुम्हारी बीवी कमाती है, इसलिए तुम लोग खुद को अलग समझने लगे हो। तभी अब तक चुप बैठे ओम प्रकाश जी ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी फाइल उठाई और मेज पर रख दी। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन साफ। हेमा, तुम जिस ज़मीन की बात कर रही हो ना, उसका फैसला मैं 1 साल पहले ही कर चुका हूँ। सब चौंक गए। हेमा तुरंत बोली, मतलब? ओम प्रकाश जी ने कंचन की तरफ देखा। आंखें भर गई थी। जिस दिन मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था और घर में पैसे नहीं थे, उस दिन इस बहू ने बिना बताए अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इस घर में किसने रिश्ता निभाया और किसने सिर्फ हक मांगने आया था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कंचन ने घबराकर कहा, पापा जी, यह सब रहने दीजिए। लेकिन ओम प्रकाश जी पहली बार रुके नहीं। बहू, जिंदगी भर चुपचाप रहा हूँ, अब नहीं। हेमा के चेहरे का रंग उतरने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था बात कहीं और जा रही है। और अगले ही पल ओम प्रकाश जी ने फाइल खोलकर जो कागज़ मेज पर रखा, उसे देखकर हेमा के हाथ कांप गए। कागज़ देखते ही हेमा के चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि उसमें ज़मीन का बंटवारा नहीं था। उसमें ओम प्रकाश जी की लिखी हुई वसीयत थी और नीचे तारीख 1 साल पुरानी। ओम प्रकाश जी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने संपत्ति किसी के नाम नहीं की, मैंने जिम्मेदारी बांटी है। यह घर विनय और कंचन संभालेंगे, लेकिन इसका मतलब मालिक होना नहीं है। इसका मतलब आखिरी सांस तक माँ की जिम्मेदारी उठाना है। और हेमा, तुम्हारे लिए अलग रकम रखी है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हाथ फैलाना ना पड़े। हेमा गुस्से में तिलमिला उठी। उसे शायद उम्मीद थी कि पिता सब बराबर लिखेंगे, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि पिता ने संपत्ति नहीं, लोगों की नीयत समझकर
फैसला किया था। हेमा तुरंत बोली, वाह पापा जी, मतलब दामाद पर भरोसा नहीं था आपको। ओम प्रकाश जी ने उसकी तरफ देखा, बिना नरमी से कहा, भरोसा उस पर किया जाता है जो मुश्किल में परिवार जोड़ता है, जो बीमारी के बीच जमीन का बंटवारा मांगे उस पर नहीं। कमरे में सन्नाटा भर गया। सास शोभा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। विनय सिर झुकाकर बैठ गया, क्योंकि उसे पता चला था कि पिता सब समझते थे लेकिन बोलते नहीं थे। और कंचन, वह बस चुप थी, जैसे हमेशा रहती थी। तभी हेमा अचानक रो पड़ी, जोर से नहीं, वैसे जैसे इंसान तब रोता है जब उसे अपने ही व्यवहार पर शर्म आती है। वो कंचन के पास आई, लेकिन नज़र नहीं मिला पाई। धीरे से बोली, भाभी, मुझे लगता था आप सबको मुझसे दूर कर रही हैं, पर मैं खुद ही दूर हो गई थी। कंचन कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, रिश्ते जीतने से नहीं बचते, समझने से बचते हैं। हेमा ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबक बहस से नहीं मिला था। उसे उसकी औकात समझ आ गई थी। सबक उसे तब मिला जब उसने देखा कि बहू को हर बार कम दिखता था। इसी बहू ने बिना शोर किए उस घर को सालों से संभाल रखा था। उसने के बाद हेमा और उसका पति घर आते थे, लेकिन कभी कंचन की नौकरी, कमाई या इज्जत पर ताना नहीं मारते थे। और हेमा त्योहारों पर आते समय सबसे पहले अपनी माँ से नहीं, अपनी भाभी से पूछती, भाभी थक गई होगी, बताइए क्या मदद करूँ मैं। ओम प्रकाश जी अक्सर बरामदे में बैठकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उनका घर टूटा नहीं, समय रहते संभल गया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।